हेलो स्टूडेंट्स। गुजरात यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम ली गई थी अप्रैल 2019 में और 2022 में, कॉस्ट अकाउंटिंग 2 की एग्ज़ाम बीकॉम सेम 4 के लिए, उसके एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे हैं और जल्दी से ख़त्म करते हैं इसे विथ इन 10 मिनट्स। चलिए देखिए, अप्रैल 2019 उसमें यूनिट कॉस्टिंग के लिए ये 6 एमसीक्यूज थे। अब ये 6 एमसीक्यूज है, उसमें नंबर 1, रेंट ऑफ ए स्पेशल प्लांट मशीनरी विल बी इंक्लूडेड इन। सो रेंट ऑफ स्पेशल प्लांट मशीनरी वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है। ये एक्सपेंस आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अगर आपको यूनिट कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल भी देखना है तो इसका वीडियो मेरी चैनल पे मिल जाएगा और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 2-3 वीडियोस देख लोगे आप, फर्स्ट 2 वीडियोस, तो यूनिट कॉस्टिंग आपका क्लियर हो जाएगा। नंबर 2 देखिए, सपोज द टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट इज 10,000 and 20% profit is to be calculated on the selling price, then what will be the profit on the cost price? अब देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और प्रॉफिट मार्जिन जो है ना 20% प्रॉफिट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस, तो ये मैच नहीं हो रहा। आपको याद होगा कि आपने किया होगा कि ऑन सेलिंग प्राइस अगर मार्जिन इतना होता है तो ऑन कॉस्ट कितना होता है। सो 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस होता है, तो 25% प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट होता है और हमारे पास कॉस्ट है, इसलिए हम इस पे 25% लेंगे। और एक वे भी है, अज्यूम करके आप कर सकते हो। देखिए कैसे। देखिए फर्स्ट का आंसर तो ये था डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेकंड के लिए अज्यूम कर लो सेलिंग प्राइस 100 है, सो 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस है, सो सेलिंग प्राइस 100, सो प्रॉफिट 20। अब सेलिंग प्राइस में 20 प्रॉफिट, सो 80 कॉस्ट हो जाएगी। सो हम कह सकते हैं जिसकी कॉस्ट 80 होती है उसका प्रॉफिट 20 होता है। सो हमारी कॉस्ट 10,000 है, सो उसका प्रॉफिट कितना होगा? सो 2,500। या फिर अगर आपको ये याद है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, इट मीन्स 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। सो कॉस्ट प्राइस का 25% कर लिया, तब भी आंसर मिल जाएगा। सो आपका आंसर होगा 2,500। नंबर 3, लीगल एक्सपेंसेस आर शोन इन कॉस्ट शीट। सो लीगल एक्सपेंसेस आपके होते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस में। ऑफिस एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए तो हमने देख लिया स्पेशल प्लांट वाली बात। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है? डिस्ट्रीब्यूशन में डिलीवरी वन एक्सपेंस होता है, कैरीज आउटवर्ड रिगार्डिंग। जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, उसके रिगार्डिंग एक्सपेंस आता है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, उसमें तो फैक्ट्री रेंट, मशीनरी का जो ऑयलिंग ग्रीसिंग, ये सब फैक्ट्री में आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस। लेकिन लीगल एक्सपेंसेस वो किस में आएगा? ऑफिस एक्सपेंसेस में। कॉस्ट ऑफ सेल इज रुपीज 3,60,000। सो कॉस्ट आपको दे दी है 360, प्रॉफिट भी दे दिया है 40,000। सो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, आपको सेल्स मिल जाएगा। सो 360 प्लस 40, सो आपका सेल्स कितना हो गया? 4 लाख। अब क्वेश्चन क्या है देखिए, स्टेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। सो सेल्स कितना हो गया? 4 लाख। प्रॉफिट कितना हुआ? 40,000। सो कितने परसेंटेज हुआ? 4 लाख एंड 40,000, 10%। देखिए ये रहा 360 कॉस्ट, प्रॉफिट 40,000, सो सेलिंग प्राइस हो गई 4 लाख। सो 4 लाख सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट 40,000, सो 100 पे कितना? 10%। ये आपका आंसर होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग विच आइटम इज नॉट शोन इन कॉस्ट शीट। अब देखिए ये एडवाइजेबल है स्टूडेंट्स, यूनिट कॉस्टिंग आपने ठीक किया है तो रिकंसिलिएशन का भी एडवांटेज मिलता है। आपको याद होना चाहिए कि जब आप कॉस्ट शीट ड्रॉ करते हो तब उसमें कितने एक्सपेंसेस आते हैं। मैं आपको याद करवा दूं, 6 एक्सपेंसेस आते हैं, 6। 3 डायरेक्ट, 3 डायरेक्ट कौन से? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। और 3 इनडायरेक्ट, 3 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस, ये दोनों तो फैक्ट्री में आता है। सैलरी ज्यादातर ऑफिस में होता है, लेकिन इनकम टैक्स ये कभी कॉस्ट शीट में नहीं आता। सो इनकम टैक्स हम पी एंड एल अकाउंट में लिखते हैं, इट इज नॉट शोन इन कॉस्ट शीट। सो आपका आंसर होगा इनकम टैक्स। रेंट ऑफ ए स्पेशल प्लांट, देखिए स्पेशल प्लांट की बात आ गई, उसका रेंट है
ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन है। वो किस में ऐड होता है? जब कॉस्ट शीट आप ड्रॉ करते हो तब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये ऐड होता है। सो यूनिट कॉस्टिंग के ऑल 6 क्वेश्चंस बहुत इजी थे। रिकंसिलिएशन के 6 क्वेश्चंस हैं। देखिए, रिकंसिलिएशन के लिए मैं एडवाइस करूंगा कि मैंने बताया ना कि आपको ये पता होना चाहिए कि पी एंड एल अकाउंट में क्या आता है। देखिए, पी एंड एल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आप समझिए कि पी एंड एल अकाउंट का ही एक पार्ट है। सो ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम्स, पी एंड एल अकाउंट की आइटम्स, और आपको याद होना चाहिए कॉस्ट शीट में क्या आता है। क्योंकि रिकंसिलिएशन चैप्टर किसके लिए है? रिकंसिलिएशन चैप्टर इसके लिए है कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट एंड प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, उसका रिकंसिलिएशन करना है। सो दोनों के एक्सपेंसेस और इनकम्स आपको पता होना चाहिए, और उसके रिगार्डिंग ही ये सारे क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज में। विच आइटम इज नॉट कंसिडर्ड इन फिनेंशियल अकाउंट्स? देखिए आया ना, फिनेंशियल अकाउंट्स में कौन सी अमाउंट ऐड नहीं होती? फिनेंशियल अकाउंट में डोनेशन आता है, फिनेंशियल अकाउंट में इंटरेस्ट आता है, फिनेंशियल अकाउंट में मटेरियल आता है, लेकिन सैलरी ऑफ द ऑनर नहीं आता। सो ये नहीं आएगा, नॉशनल सैलरी ऑफ द ऑनर। ओके, नंबर 2, विच आइटम इज नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट अकाउंट्स? कॉस्ट अकाउंट्स में कौन सी अमाउंट नहीं आती? कॉस्ट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं आता। कॉस्ट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं आता। फिनेंशियल एक्सपेंस हम नहीं लिखते कॉस्ट अकाउंट में, उसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखे जाते हैं, मटेरियल, वेजिस, ये सब लिखा जाता है, लेकिन फिनेंशियल एक्सपेंस कॉस्ट अकाउंट में नहीं आता। एक्सपेंस इज नॉट रिकॉर्डेड इन फिनेंशियल अकाउंट्स। फिनेंशियल अकाउंट में कौन सा एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं होता? रेंट ऑफ ओन हाउस। ऑनर का खुद का जो हाउस है उसका रेंट कभी कंसीडर नहीं होता। सो बी आंसर होगा। गुडविल रिटर्न ऑफ इज रिकॉर्डेड इन। गुडविल कहाँ पे रिकॉर्ड होती है? वो फिनेंशियल अकाउंट में ही रिकॉर्ड होती है, वो कभी कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती, और दोनों जगह भी रिकॉर्ड नहीं होती। सो गुडविल रिटर्न ऑफ इज रिकॉर्डेड इन फिनेंशियल अकाउंट्स ओनली। When loss as per cost account is rupees 60,000 and goodwill of is rupees 4,000, the loss as per the financial book would be as under. So ये देखिए, कॉस्ट अकाउंट का लॉस है 60,000 और ऊपर से गुडविल आपने रिटर्न ऑफ की है 4,000। अब मुझे बताइए, जब आप गुडविल रिटर्न ऑफ करते हो ना, तब क्या होता है? तब ये होता है कि उसको पी एंड एल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। पी एंड एल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो, इसलिए पी एंड एल अकाउंट में एक्सपेंस लिखने से उसका प्रॉफिट कम हो जाता है और कॉस्ट शीट का प्रॉफिट बढ़ जाता है। सो अब ये 4,000 जब कॉस्ट अकाउंट में आप एडजस्ट करोगे तो इसका भी प्रॉफिट कम होना चाहिए, या फिर मैं कह सकता हूँ कि लॉस अगर है तो लॉस ज्यादा होना चाहिए। सो 60,000 लॉस था और 4,000 आप मिला दीजिए, सो आपका लॉस हो जाएगा 64,000। इसके लिए मैंने स्टेटमेंट लिखवाया है, उसको देखिए ठीक से। 64,000 आपका अब लॉस हो जाएगा। एंड लास्ट वन, अमाउंट रिकॉर्डेड इन पी एंड एल अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। देखिए, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इट इज रिकॉर्डेड ओनली इन पी एंड एल अकाउंट, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट। ये कॉस्ट अकाउंट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं होता। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के लिए आपको क्या याद रखना है? अगर एमसीक्यूज क्लियर करने हैं तो इतना याद रखना है कि उसके कौन से स्टैंडिंग चार्जेस थे, स्टैंडिंग चार्जेस यानी फिक्स्ड एक्सपेंसेस, और कौन से रनिंग एक्सपेंस थे यानी वेरिएबल एक्सपेंसेस, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात, पैसेंजर किलोमीटर्स के लिए और टन किलोमीटर्स, लोडिंग व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल, और फिर वो होटल इंडस्ट्री, है ना, या फिर कोई हॉस्पिटल के रिगार्डिंग, ये सब कुछ अगर दिमाग में है तो फिर इसके एमसीक्यूज बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। देखिए, नंबर 1 क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड एक्सपेंसेस फॉर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग? अब देखिए, नॉट फिक्स्ड, सो पेट्रोल, पेट्रोल फिक्स नहीं होता क्योंकि वो तो वेरिएबल होता है, पेट्रोल डालोगे तभी तो व्हीकल चलेगा ना। देखिए, पेट्रोल है, डेप्रिसिएशन है, डीजल है, ऑयल है, गैस है, टायर ट्यूब्स है, मेंटेनेंस है, रिपेयर्स मेंटेनेंस, ये सब वेरिएबल एक्सपेंस है। सो नॉट फिक्स लिखा है, कौन सा फिक्स नहीं है? पेट्रोल फिक्स नहीं है, लेकिन सैलरी ऑफ ड्राइवर, ऑफिस रेंट, म्युनिसिपल टैक्स,
फिर उसमें क्या था फिक्स एक्सपेंस में, गराज रेंट, इंश्योरेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब फिक्स एक्सपेंस में आता है। मैंने बताया ना, इतना याद होगा, ये सॉल्व हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग इंडस्ट्री? ऑपरेटिंग इंडस्ट्री में इसमें से क्या इंक्लूड नहीं है? देखिए, पब्लिकेशन नहीं होता है ना, थिएटर, रेलवे, होटल, ये सब सर्विस इंडस्ट्रीज है, और जितनी भी सर्विस इंडस्ट्रीज है वो सब ऑपरेटिंग का पार्ट है। उसके बाद विच ऑफ, यानी आंसर आएगा पब्लिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेरिएबल एक्सपेंस फॉर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग? देखिए, अभी बताया गैराज रेंट, इट इज नॉट वेरिएबल एक्सपेंस, इट इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है। लेकिन डेप्रिसिएशन मेंटेनेंस वो वेरिएबल है। Which of the following item is considered a variable cost from the viewpoint of a transport undertaking? Transport undertaking के लिए variable क्या है? टायर्स एंड ट्यूब्स। टायर्स एंड ट्यूब्स, जितना व्हीकल चलाओगे उतना ये एक्सपेंस होने वाला है, सो ये रनिंग एक्सपेंस कहलाता है और यूसे वेरिएबल एक्सपेंस। लेकिन अकाउंटेंट सैलरी, क्लीनर सैलरी, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, ये सब फिक्स्ड होता है। Which of the following cost unit is adopted by goods transport company? Goods transport company जो लोडेड व्हीकल है, जो गुड्स लेके जाते हैं, उसका कैलकुलेशन हम पर टन किलोमीटर में करते हैं, और जो पैसेंजर्स लेके जाते हैं उनका कैलकुलेशन हम पर पैसेंजर किलोमीटर करते हैं। जॉब बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट, देखिए इतना याद रखना, जॉब कॉस्टिंग क्या होता है? जॉब कॉस्टिंग ये होता है कि जब कस्टमर आके बोले कि मुझे ये चाहिए, उसके हिसाब से आप कॉस्टिंग निकाल के दोगे। जैसे एक पर्सन आता है, बहुत रिच पर्सन है, और वो अपना इनविटेशन कार्ड बनाता है, तो उसकी कॉस्टिंग कुछ अलग होगी। और आप अपना इनविटेशन कार्ड बनाओगे तो आपकी कॉस्टिंग अलग होगी, थर्ड पर्सन की कॉस्टिंग अलग होगी। सो एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टमर आपको कॉस्टिंग निकाल के देनी है, उसे बोला जाता है जॉब कॉस्टिंग। और ये सब जगह होता है, प्रिंटिंग स्टेशनरी में भी होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे वो आप बोलोगे कि भैया आप रिपेयर करवाने जाते हो ना व्हीकल, आप बोलोगे उस हिसाब से वो रिपेयर करके देगा। यानी कहने का मतलब, आपने बोला कि मुझे ये करवाना है, ये करवाना है और ये करवाना है, तो कॉस्टिंग उस हिसाब से देगा, उसे बोला जाता है जॉब कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग नॉर्मली जो फूड इंडस्ट्रीज और जो मेडिसिन बनाती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, वो सब बैच वाइज प्रोडक्शन करती है। कॉन्ट्रैक्ट तो आपको पता है, नॉर्मली कंस्ट्रक्शन फील्ड में जो होते हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बस इतना याद रख लीजिए, हो जाएगा आपका। देखिए, ऑटोमोबाइल अभी मैंने बता दिया, जॉब कॉस्टिंग यूज होगा। प्रिंटिंग इंडस्ट्री, जॉब कॉस्टिंग यूज होगा। कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या यूज होता है? नॉर्मली कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन काम देने वाला जो होता है उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टी, और जो काम करता है उसे बोला जाता है कॉन्ट्रैक्टर, यानी जिसने काम लिया है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि भैया हम हमारी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आज के दिन डिसाइड नहीं करते, लेकिन मेरा जितना भी एक्सपेंस होगा ना, उसमें एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके आप मुझे दे देना, जिसे बोला जाता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। पता चला? फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस डिसाइड नहीं होती, जो भी एक्सपेंस होगा उसमें एक फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऐड कर दिया जाएगा। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंस प्लस सम परसेंट ऑफ प्रॉफिट, उसे बोला जाता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। और अनसर्टिफाइड वर्क का मतलब क्या होता है? अनसर्टिफाइड वर्क मीन्स वर्क नॉट सर्टिफाइड, जिस काम को सर्टिफिकेशन नहीं मिला, इसका मतलब काम हुआ है लेकिन सर्टिफिकेशन नहीं मिला, उसे बोला जाता है वर्क नॉट सर्टिफाइड, और इसे अनसर्टिफाइड। सो स्टूडेंट्स, ये 2019 के थे। अब 2022 के वो तो समझो 3 मिनट्स में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि रिपीटेड एमसीक्यूज होते हैं ना। देखते हैं, देखिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी में ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन ये सब सर्विस इंडस्ट्री है। होटल मैरियट, वाडीलाल साराभाई हॉस्पिटल, गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट, ये सब सर्विस इंडस्ट्री में है। सो यहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज होगा, यहाँ पे नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड एक्सपेंस फॉर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग? सैलरी फिक्स्ड है, ऑफिस रेंट फिक्स है, म्यूनिसिपल टैक्स फिक्स है, लेकिन पेट्रोल वेरिएबल है। सो पेट्रोल इज नॉट फिक्स्ड एक्सपेंस फॉर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग इंडस्ट्री? देखिए, थिएटर, रेलवे और होटल तीनों सर्विस इंडस्ट्री है, सो वो ऑपरेटिंग में आएगा। लेकिन पब्लिकेशन, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑपरेटिंग इंडस्ट्री, सो पब्लिकेशन आपका आंसर होगा। इन अ कॉस्ट शीट, इनकम टैक्स एंड डोनेशंस
are included in which cost of the following? So in a cost sheet, इनकम टैक्स एंड डोनेशन, देखिए कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड में कभी आपने इनकम टैक्स डोनेशन लिखा ही नहीं है, फैक्ट्री सेलिंग एडमिन ये सब में नहीं आता, नन ऑफ दिस, क्योंकि फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, सेलिंग के एक्सपेंसेस, एडमिन के एक्सपेंसेस अलग होते हैं। ओके, सैलरी ऑफ ड्राइंग्स, अच्छा ये ड्राइंग्स और वो सब काम फैक्ट्री में होता है, सो वो फैक्ट्री का एक्सपेंस है, सैलरी ऑफ ड्राइंग्स। लीगल एक्सपेंसेस आगे भी आ चुका है, वो ऑफिस एक्सपेंसेस में आता है, लीगल एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस नॉट रिकॉर्डेड इन फिनेंशियल अकाउंट्स, तो देखिए रेंट ऑफ ओन हाउस ये आगे आ चुका है, गुडविल रिटर्न ऑफ इज रिकॉर्डेड ओनली इन फिनेंशियल अकाउंट। फिर अमाउंट रिकॉर्डेड इन पी एंड एल अकाउंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। फार्मास्यूटिकल बिजनेस विच कॉस्टिंग मेथड इज यूज्ड, बैच कॉस्टिंग मैंने बताया था, फार्मास्यूटिकल में बैच कॉस्टिंग यूज होती है। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस प्लस सम परसेंट ऑफ प्रॉफिट, आगे भी बात हो चुकी है, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज मोस्टली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। आप देखिए नॉर्मली वही रिपीटेड एमसीक्यूज है। 2017 एंड 2018 उसके लिए एक अलग वीडियो है, वो देख लीजिए, सो ये सब क्लियर हो जाएगा आपका। ऑल ऑफ यू बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।